जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बिहार शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है क्लास 9th और 10th के लिए साइंस की, उसके प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों वो SCERT प्लस NCERT बेस्ड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, वो भी काफी अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं दोस्तों केवल क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि 120 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं दोस्तों, और 120 क्वेश्चन को डिस्कस करने में काफी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने इसका आंसर केवल इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायक करता है। जेड क्या है? तो याद रखना है कि मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों बैक्टीरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं, तो निम्नलिखित में से किसमें इन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है? तो कौन सा चरण इसमें सही है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग ऊन का कटाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? अभिमार्जन करते हैं, फिर उसकी छटाई करते हैं, फिर उसकी रंगाई करते हैं, फिर लपेट कर धागा बनाते हैं और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? बुनाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मिलान करने से रिलेटेड सवाल है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पर पाया जाता है? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है दोस्तों हाथ एवं कंधा में। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। फिर है दोस्तों पिवोटल ज्वाइंट यानी धुराग्र जोड़ कहां पर पाया जाता है? तो धुराग्र जो जोड़ है दोस्तों वह कहां पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गर्दन में। फिर हिंज जोड़ कहां पर पाया जाता है? तो हिंज जो जोड़ है दोस्तों वह पाया जाता है कहां पर? कोहनी में पाया जाता है। और फिक्स्ड ज्वाइंट कहां पर पाया जाता है? तो फिक्स्ड ज्वाइंट पाया जाता है जबड़ा में। और ये सभी के सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा दोस्तों 1, बी का हो जाएगा दोस्तों क्या 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 किसमें है? तो यह है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? अनिश्चित अंडाणु में एक क्रोमोसोम होता है, तो ये गलत है। फिर है कि अनिश्चित अंडाणु में क्रोमोसोम के 23 युगल होते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि अनिश्चित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र होता है यानी क्रोमोसोम होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें सही दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? तो एक्स और वाई कौन से तत्व हो सकते हैं दोस्तों? तो याद रखना है ये कौन सा हो सकता? तो यह हो सकता है दोस्तों सी यानी सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? केरोसिन में भंडारित करके रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स कोई संश्लिष्ट रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शाल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? तो अगर आपने क्लास 8 एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़ा होगा दोस्तों, तो उसमें संश्लिष्ट रेशों से रिलेटेड दिया गया है और उसमें बताया गया है कि ऊन से जो मिलता जुलता जो शाल, स्वेटर बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों फाइबर का, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्रिलिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखना है बिजली से लगी आग और पेट्रोल का जलना, इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? पानी का उपयोग नहीं करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ए एंड सी। नेक्स्ट है संकटापन्न स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? तो यह हम
किसमें देखते हैं दोस्तों, तो यह देखते हैं हम लोग रेड डाटा बुक में, यानी रेड डाटा पुस्तक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन की धातु P धातु Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु R को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने में योग्य नहीं है। इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है दोस्तों? तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु वो है Q। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9 का बी। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हट जाती है, वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेंगी? तो वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी दोस्तों? तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो समान रहता है, परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि 0.25 मीटर भुजा का कोई हरा घन, 0.35 मीटर भुजा का कोई लाल घन तथा 0.5 मीटर भुजा का कोई पीला घन किसी चपटी मेज पर रखा गया है। यदि सभी घनों के द्रव्यमान समान है तो इनमें से कौन सा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा? तो प्रेशर बराबर क्या होता है दोस्तों? तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे ज्यादा दाब आरोपित कौन सा करेगा दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो दाब आरोपित करेगा वो कौन सा करेगा? वो करेगा ए, यानी हरा घन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानें। गलत कथन आपको चुनना है दोस्तों कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन करती है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया दोस्तों कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है दोस्तों, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। कंपन की आवृत्ति उच्च तथा ताड़ित्य भी उच्च होता है, बिल्कुल ये सही है। सभी कंपन गतियां दोलन करती है, यह भी सही है। और बांसुरी में ध्वनि स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट, इसमें गलत पूछा जा रहा था तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुर मात्रा है। एक्स और वाई को पहचानिए। तो एक्स कौन है? एक्स कौन है दोस्तों? जो वसा में विलय है तथा त्वचा और आंख को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो यह है दोस्तों कौन सा हमारा? तो यह है विटामिन ए। विटामिन ए जो है दोस्तों वह वसा में विलय होता है, ठीक है, और त्वचा को क्या करता है दोस्तों? त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और ये कहां पर, किस फल में हमें देखने को मिलता है? तो यह हमें देखने को मिलता है दोस्तों पीले फल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये सवाल है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। स्पेक्ट्रमी पद डी किस स्वतंत्र आयन को निरूपित करता है? वह है, तो यह किसे निरूपित करता है दोस्तों? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Cu+2, यानी कॉपर+2। जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो यह इसे निरूपित करता है। नेक्स्ट है किसी नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो किसी नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है दोस्तों, याद रखना है, 0 से कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक गुण होता है। तो यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक गुण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ससंयोजिक यौगिक साधारणतः क्यों कम गलनांक एवं क्वथनांक रखते हैं? तो क्यों रखते हैं दोस्तों ससंयोजी यौगिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों? दुर्बल वंडरवाल बल के कारण, यानी ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स के कारण ससंयोजिक यौगिक जो होते हैं दोस्तों वह साधारणतः कम गलनांक एवं क्वथनांक रखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। आयनिक और ससंयोजिक आबंधी दोनों होते हैं इसमें, तो किसमें आयोनिक यानी कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर पाया जाता है निम्नलिखित में से? तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaOH। NaOH एक कंपाउंड है दोस्तों जिसमें आयोनिक और कोवैलेंट दोनों कैरेक्टर इसमें पाया जाता है, यानी दोनों बॉन्ड इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्न डी ब्लॉक तत्व परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है। तो कौन सा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है दोस्तों वह परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक जो है दोस्तों डी ब्लॉक का एलिमेंट है और यह वेरिएबल वैलेंसी को नहीं शो करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है प्रोटीन की अल्फा कुंडली संरचना स्थायित्व प्राप्त करती है, पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है दोस्तों प्रोटीन की जो अल्फा कुंडली संरचना है अस्थायित्व प्राप्त करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है दोस्तों इसमें से? तो सी जो है, ठीक है, यानी ट्राइटियम जो होता है वो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद रखना। तो ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, यानी आइसोटोप होता है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन किसके समान है? तो एक इलेक्ट्रॉन किसके समान होता है? याद रखना है कि बीटा कण के समान होता है, यानी बीटा पार्टिकल के समान होता है एक इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि A प्लस बी उत्पाद की अभिक्रिया दर को R बराबर ए बी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि अभिकारक बी को काफी प्रचुर मात्रा में लिया जाए तो अभिक्रिया दर होगी। तो अभिक्रिया दर इसमें क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना है अभिक्रिया दर इसका हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा? ए होगा। नेक्स्ट है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम आधारित है दोस्तों वह एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 25 मिलीलीटर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के चूर्ण विलयन के पूर्ण उदासीकरण के लिए 0.16 ग्राम द्विक्षारिकीय अम्ल की आवश्यकता होती है। अम्ल का अनुभारक कितना होगा? तो इसमें पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड क्या इसमें होना चाहिए। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मॉलिक्यूलर वेट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एसिड का 128 होना चाहिए। तो एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूं कि 0.16 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml of NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड इज कितना होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 128। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? CH3 का होल थ्राइस C+। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा कि ब्रोंस्टेड ने कौन सा दिया था, तो ब्रोंस्टेड का कहना था कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। लेकिन जो लेगा वो उसका पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस C+। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द अल्कली मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार धातुओं के लिए असत्य है? तो क्षार धातुओं से पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि Na इज एम्फोट्रिक इन नेचर, यानी सोडियम जो होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। जबकि याद रखना है कि लिथियम प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यह सही है। लिथियम प्लस जो है अत्यधिक छोटा होता है, यह भी सही है। और याद रखना है कि सभी क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में नीला विलयन देते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन डील हो जा रहे हैं दोस्तों। कैसे? एक तो आपको मालूम चल रहा है कि इस क्वेश्चन का राइट है और रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों उनको भी आपको याद रखना है कि लिथियम जो होता है प्रबल अपचायक होता है और लिथियम प्लस अत्यधिक छोटा होता है, और सभी जो क्षार धातुएं होती है यानी ऑल अल्कली मेटल गिव ब्लू सॉल्यूशन इन लिक्विड एमोनिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यौगिक को कॉस्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। तो कॉस्टिक सोडा के रूप में सभी कोई जानते होंगे किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग मशीनों में होता है। तो याद रखना है ग्रेफाइट पाउडर का जो उपयोग है मशीनों में हम लोग किसके लिए करते हैं? तो घर्षण करने के लिए, यानी रिड्यूस फ्रिक्शन करने के लिए, हम लोग फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रेफाइट पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। तो माइको जो प्लाज्मा है दोस्तों वह मोनेरा जगत से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है, इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में से किसमें कसाब नहीं होता है? कसाब मतलब फ्लैजिलम के बारे में ये बात कह रहा है, तो किसमें यह नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें लेशमैनियल में जो होता है कसाब नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए
यानी डीएसआरएनए वायरस है। तो डबल डीएसआरएनए वायरस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है दोस्तों रोटो वायरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं की उपयुक्त कार्बनिक विलयन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण होता है? तो याद रखना है, यह किसके उपस्थित होने के कारण होता है दोस्तों? तो यह होता है पेप्टोडोगल काइन के कारण। पेप्टोडोगल काइन के कारण यह ऐसा होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पैक्सिनिया ग्रेमिनिस में द्विगुणितन पाया जाता है। तो पैक्सिनिया ग्रेमिनिन में द्विगुणितन यानी डिप्लॉइडाइजेशन पाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या? तो टेल्यूटोस स्पोर्स में पाया जाता है दोस्तों द्विगुणितन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्रांगोसाइडा अवस्था किस शैवाल में पाया जाता है? तो ग्रांगोसाइडा अवस्था जो है दोस्तों किस शैवाल में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों वाउचेरिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लाइकेन के कवकांश सामान्यतः खाली स्थान से संबंधित है। तो लाइकेन के जो कवकांश हैं यानी बायोटेंट्स हैं दोस्तों, वह कहां पर पाया जाता है? तो याद रखना है सी, यानी यह पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सभी के सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मल्टी सेल्यूलर मुलाभ यानी मल्टी सेल्यूलर राइजोडियस आर फाउंड इन। तो बहुकोशिकीय मुलाभ खाली स्थान में मिलता है। तो यह मिलता है दोस्तों कहां पर? तो यह मिलता है फ्लूनेरिया में। राइट आंसर हो जाएगा फ्लूनेरिया सी। नेक्स्ट है एक्विसिटम के किस भाग में कैराइनल कैनल पाई जाती है? तो एक्विसिटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों प्रोटोजाइलम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड है? तो कौन सा हैप्लॉइड है दोस्तों? तो यह है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन जीवाश्म का प्रकार नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म का प्रकार नहीं है? तो याद रखना है डी यानी बेसाल्ट जो है दोस्तों वह जीवाश्म का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांडाशय खाली स्थान होता है। तो याद रखना है कि यह क्या होता है? तो यह होता है मुक्त स्तंभीय यानी फ्री सेंट्रल होता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इन नेरियम स्पेशल इन यानी नेरियम स्पेसे में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है? 42 नंबर क्वेश्चन है। बायोलॉजी के काफी नाम अटपटे हैं दोस्तों यहाँ पर, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत कर रहा हूं तो याद रखना है ये हो जाएगा चक्रीय। नेक्स्ट है चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स। चॉकलेट खाली स्थान के बीच से प्राप्त किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाता है दोस्तों थियोब्रोमा काकोआ के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेनवियर की गांठ कहां पर पाई जाती है? तो रेनवियर की जो गांठ है वो कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो याद रखना है एक्सॉन में पाया जाता है। और ये जो है दोस्तों काफी ये सवाल है। नेक्स्ट है सुकेंद्रीय कोशिका में यानी इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूबल्स इन खाली स्थान इज रेफर्ड टू एज द 9+2 एरे। तो यह क्या है दोस्तों? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिया और फ्लैजिला दोनों, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द डी सेल एंड D2F सेल्स ऑफ पैनक्रियाज रेस्पेक्टिवली सीक्रेट। क्या सीक्रेट ये करता है दोस्तों? 46 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। तो पैनक्रियाटिक क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन एंड पॉलीपेप्टाइड यह सीक्रेट करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं। तो जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है यह कहता है युग्मक जनक यानी गैमेटोजेनेसिस इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि इसमें केवल कॉपर होता है, यह सत्य नहीं है। जबकि यह
माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर यह ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, यह भी सही है। और लास्ट भी देख लेते हैं डी नंबर, इसमें तांबा तथा लोहा दोनों होते हैं, यह भी सही है। गलत कौन सा है कि इसमें केवल कॉपर होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है आहार के किस लाख कीट किस पोषक पौधे पर निर्भर होते हैं। तो आहार के लिए लाख कीट किस पोषक पौधे पर निर्भर होते हैं, तो वह पोषक पौधा कौन सा है, तो वह है दोस्तों कौन सा, उपयुक्त सभी, यानी ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, जीजीफस, जुजुबा और कैजेनस कजान, ये सभी पर आहार के लिए लाख कीट जो है दोस्तों निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है एक औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है, तो यह कौन सा है, तो यह है दोस्तों सल्फर चक्र, यानी सल्फर साइकिल जो है वह एक क्या है, बायोलॉजिकल साइकिल है, याद रखना है। नेक्स्ट है पोलियो प्रतिरक्षी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया, तो पोलियो प्रतिरक्षी जो टीका है दोस्तों वह किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो डॉक्टर सॉल्क के द्वारा यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि यदि क्षेत्रफल ए, वेग भी तथा घनत्व पी को मूल मात्रक माने तब बल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा ए भी स्क्वायर पी। राइट आंसर हो जाएगा ये। बल बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो वहीं से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ एन, ये दिया हुआ है इज नॉट इक्वल टू एन प्लस वन आर पे पावर माइनस एन, तो ये आपसे पूछा जा रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इक्वल टू डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इक्वल टू माइनस वन नहीं होगा इसका आंसर। तो अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो इसे सोल्व करने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि ये जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है और ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, याद रखना है। सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट करता है मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि भी डॉट बी का मान क्या होता है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट का मान वहां पर जीरो होता है, इसलिए सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है क्या कहलाता है, या उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना है कि ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है वह कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। नेक्स्ट है 253 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये सब सारा दिया हुआ है, किस स्केल को कैसे केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आसानी से आपको ये सब मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन इज नॉट करेक्ट, इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है, 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है, यह स्टेटमेंट गलत है। ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब जो होता है दोस्तों बढ़ता है, याद रखना है क्या होता है, ताप बढ़ने के साथ वाष्प दाब जो होता है दोस्तों वो बढ़ता है। और भी देख लेते हैं, वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, वाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया, यह भी सही है। और किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलाय के वाष्प दाब से कम होता है, यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पथ पर निर्भर करता है, तो कौन पथ पर निर्भर करता है, राइट आंसर हो जाएगा पी डी भी जो है दोस्तों वह पथ पर निर्भर करता है। यू क्या है यहाँ पर, इंटरनल यानी आंतरिक एनर्जी, पी दाब है, भी क्या है दोस्तों आयतन है। नेक्स्ट है कि अ ड्राइवन यानी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैज सेटल्ड डाउन टू अ steady state of oscillation in steady state. The ratio of average power absorbed and average power dissipated will be, क्या होगा एवरेज पावर 59 का, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी यानी 1। नेक्स्ट है टू इंटरफेयरिंग waves have intensity in the ratio 9:1 है। The ratio of maximum and minimum intensity in interference pattern will be, क्या होगा, दो व्यतिकरण करती किरणों की तीव्रता का अनुपात 9:1 है। व्यतिकरण चित्रांक में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा, तो अगर आपने इंटरफेरेंस पढ़ा होगा तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट है कि 1 मीटर लंबी अनुनाद नली की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 2000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्वरित्र से प्रथम अनुनाद स्थिति 4.6 सेंटीमीटर पर है तथा द्वितीय अनुनाद स्थिति 14 सेंटीमीटर पर है। कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल है
तो कमरे पे ताप पर ध्वनि की चाल क्या होगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 376 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है विच मिरर इज बेस्ड सुटेड टू फोकस पैरेलल रे एट अ पॉइंट। पैरेलल रे को एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए कौन से मिरर का हम लोग उपयोग करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा परवलय, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी पैराबोलिक मिरर का। 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट यदि ग्लास का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो तो ग्लास में प्रकाश की चाल होती है। तो ग्लास में प्रकाश का चाल कितना होगा, तो यह हो जाएगा 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि यदि, इंग्लिश में ही पढ़ दे रहा हूं, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, मैग्नीफाइंग अगर फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी की घटेगी तथा दूरदर्शी की बढ़ेगी, याद रखना है। माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज, और याद रखना है ये होगा इसमें। नेक्स्ट है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 6 डायोप्टर प्लस 6 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर होगा, याद रखना है आपको। 66 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इन द सर्किट बिलो बैटरी बी हैज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर करंट आई टू बी मैक्सिमम। तो ये इन सब क्वेश्चन को आपको क्या करना है दोस्तों, घर पर ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से घर पर ट्राई करना है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर जो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। फिर a capacitor with air between its plates has a capacitance of U microfarad. Its capacitance on introducing a dielectric with dielectric constant 6 between its plates is क्या होगा। तो यह आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, तो 67 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 माइक्रोफाराड इसका हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट विच निम्नलिखित आकृति में धारा I का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्रिचॉफ्स लॉ, अगर आपने क्रिचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा होगा तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.6 एम्पियर। नेक्स्ट है व्हेन अ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इन एक्ट्स एज अ वोल्टमीटर टू डबल द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर, द वैल्यू ऑफ आर इज, वैल्यू ऑफ आर पूछा जा रहा है, हिंदी में मैं पढ़ दे रहा हूं मैं। जब एक आर प्रतिरोध को 100 ओम के प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। जब 1000 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर को आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर का मान दुगना हो जाता है, तो आर का मान आपको ज्ञात करके बताना है कि क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 900 होगा इसका मान। नेक्स्ट है कि द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मोस्ट न्यूक्ली इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्या होगा, अधिकतर नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा खाली स्थान के कोटि की होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 पे पावर -12 जूल होता है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा जा रहा है। तो याद रखना है इसमें जो डी ऑप्शन है यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एज अ वेव, ये बोर्स मॉडल नहीं बताया था दोस्तों, याद रखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है एज अ पार्टिकल भी है और वेव जैसा ये बिहेव करता है, ये बोर्स का मॉडल नहीं था। और भी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्स जो आपको याद रखना है कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, तो यह बताने का फेल्स कर गए थे दोस्तों बोर्स, यहाँ पर एटम्स फेल टू एक्सप्लेन क्या, स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। बोर्स एटम मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट को भी बोर्स मॉडल जो है दोस्तों बताने में असफल रह गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और याद क्या रखना है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, तो जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इन सब को बताने में
बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो फेल था, याद रखना है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, यानी संकुचनशील रितिका पाई जाती है, तो यह कहां पर पाया जाता है? यह पाया जाता है उपयुक्त सभी में, यानी अमीबा में भी पाया जाता है, यूग्लिना में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी यह पाया जाता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं, यानी द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73 का सी हो जाएगा, यानी बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबल्स में यह पाया जाता है, गतिमान होता है। नेक्स्ट है कि इन अ ट्राइसोमिक द पॉलीप्लियोटाइड क्रोमोसोम इज, यानी त्रिगुणसूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यह कितना होता है? तो 74 का याद रखना है, 74 का राइट आंसर हो जाएगा 2n+1, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज, तो याद रखना है कौन सा टाइप था? ए टाइप था, बी टाइप था, जेड टाइप था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया था वो कौन सा था? तो वो था बी टाइप, डीएनए का बी टाइप मॉडल था, याद रखना है। नेक्स्ट है द एलील्स ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, दिस स्टेटमेंट इज, यह क्या कहलाता है? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हार्डी-वेगबर्ग साम्यता खाली स्थान प्रभावित होता है, यानी हार्डी-वेगबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, राइट आंसर 77 का हो जाएगा डी, बोथ दोनों के द्वारा, यानी म्यूटेशन के द्वारा और नेचुरल सिलेक्शन के भी द्वारा जो होता है दोस्तों यह प्रभावित होता है। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन अडल्ट लैक्स खाली स्थान एंजाइम, यानी वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? पाचन पथ में पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें पेप्सिन है, लाइपोज है, रेनिन है और ट्रिप्सिन है, तो कौन सा पूछ रहा है दोस्तों कि नहीं पाया जाता है? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेनिन, रेनिन इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि पेप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच, तो ड्यूरिंग स्पीच में क्या होता है? बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक तंतु के कंपन के लिए उत्तरदायी है? तो वाक तंतु के कंपन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपायर्ड एयर, यानी निश्वासित वायु जो है दोस्तों जरूरी है। और आज के डिस्कशन का हमारा जो लास्ट सवाल है दोस्तों वो कौन सा है कि मानव हृदय होता है तो ह्यूमन हार्ट इज क्या होता है? तो याद रखना है यह होता है मायोजेनिक, यानी पेशीय जनक होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन में। इस डिस्कशन में आज हम लोगों ने यूथ कंपटीशन का जो प्रैक्टिस सेट दिया गया था क्लास 9th और 10th के साइंस का, उसको हम लोगों ने देखा। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि हाँ इसमें और भी सुधार करने की जरूरत है या और भी बेहतर कंटेंट लाना है इसमें, तो मैं उस पर भी इस पर काम करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।